बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऑपरेशन रक्षक बैच के इस वीडियो में आप सभी को मैं हिंदी का एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूं ना, ऐसा जबरदस्त ट्रिक जिससे आप उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से याद रख सकते हैं। जी हाँ, उपसर्ग किस शब्द में क्या उपसर्ग है, इससे आप लोगों के बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। मैं आप सभी लोगों को इन द लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरह का लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का उपसर्ग और प्रत्यय से। और उपसर्ग जो आपको परेशान करके रख देता है, याद नहीं होता है, उसका ट्रिक आज मैं एकदम जबरदस्त एक फाड़ू ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। स्वागत है आप सभी का ऑपरेशन रक्षक बैच के इस जबरदस्त हिंदी के वीडियो में। और आज चलिए, जैसा कि आप लोगों को टॉपिक तो पता ही चल गया, उपसर्ग और प्रत्यय का ट्रिक जानने वाले हैं। पूरा कंप्लीट इस टॉपिक को समझेंगे ट्रिक के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और हिंदी का इस सिलेक्शन तो आपको पता है, बिहार पुलिस एग्जाम में अगर बात की जाए तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो इसी वजह से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ा दिया जा रहा है, ट्रिक वगैरह बता दिया जा रहा है, ताकि आप कम समय में बेहतर तरीके से नॉलेज गेन करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। इसी वजह से हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ ट्रिक के साथ। और उसको हर एक पॉइंट जो आप लोगों को हर एक वीडियो में ट्रिक बताया जा रहा है, वो हर एक ट्रिक और हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। और कम समय में, क्योंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो सिलेक्शन लेना है तो हर एक वीडियो आप ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जुड़े रहें और जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है हर एक वीडियो को बिना मिस किए हर एक पॉइंट को नोट करते चले। ठीक है, ये हिंदी का 100% ट्रिक के साथ जो क्लास चल रहा है ना, ये आप सभी लोगों के लिए तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक की संख्या जितना ज़्यादा हो सके आप बढ़ा दें लाइक करके और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल वर्दी चढ़ेगी इस बार और 2025 में सिलेक्शन तो लेकर ही रहना है, क्योंकि सुनहरा मौका है, धड़ाधड़ वैकेंसीज पर वैकेंसीज आ रही हैं क्योंकि इलेक्शन है, इस वजह से तो मौके का फायदा उठाना है, चूकना नहीं है इस बार। चलिए समझते हैं सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय आखिर कहते किसे हैं। देखिए, उपसर्ग कहते हैं जो शुरू वैसे शब्दांश जो शुरू में जुड़े, और प्रत्यय कहते हैं वैसे शब्दांश जो आखिर में जुड़े। कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक शब्द है, एक शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया, अ, मैंने लिख दिया यहाँ पर मोल, और मोल के आगे मैंने यहाँ पर अन लगा दिया। तो आप देखिए, ये जो अनमोल शब्द है, इस अनमोल शब्द में मोल के आगे क्या लगा है? अन। ये अन क्या ये एक शब्द है? नहीं, अन इस पूरे शब्द का एक अंश यानी कि टुकड़ा है। ये जो अन है, अन, ये पूरे शब्द का एक छोटा सा अंश यानी कि टुकड़ा है, यानी कि शब्द का अंश, शब्दांश। अन क्या है? ये एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। यानी कि उपसर्ग इसी को कहते हैं जब कोई शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है, यानी कि शब्द के आगे जुड़ा हो, इसी को तो क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अनमोल में क्या है? उपसर्ग, अन उपसर्ग है। उसी तरीके से मैंने एक शब्द लिख दिया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में बताइए उपसर्ग क्या है? तो आप लोग कहेंगे दिन के आगे क्या जुड़ा है? प्रति जुड़ा है। प्रति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्ग। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। अब एक वर्ड मैंने लिख दिया पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। तो अब देखिए, अब यहाँ पर शुरू में नहीं लास्ट में वाला जुड़ा है, तो जब लास्ट में जुड़े तो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी कि पीछे, जो पीछे जुड़े उसे प्रत्यय और जो आगे जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा पढ़ाई, पढ़ाई, तो पढ़ाई, पढ़ और प्लस लास्ट में क्या जुड़ा है? आई जुड़ा है, तो आई। देखिए, पढ़ था पहले, आप सिर्फ ई निकालेंगे ना तो पढ़ा का भी तो कोई अर्थ होना चाहिए। अब सुनिए, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो आप उपसर्ग निकाल रहे हैं उसको हटा कर देखिए, बाकी सभी शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर अनमोल यहाँ पर दिया गया है और आप बोलेंगे नहीं इसमें अ उपसर्ग है, तो अ अगर आप हटाएंगे तो नमोल का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है।
उपसर्ग को पहचानने का ट्रिक है कि जो आप उस उपसर्ग ले रहे हैं उसको हटा दीजिए। आपने मान लिया इसमें क्या है, अन उपसर्ग है, तो अन को हटा दीजिए। मूल का अर्थ है ना, तो हाँ है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अन। उसी तरीके से अगर प्रतिदिन में आप सोच रहे होंगे कि प्र उपसर्ग है तो तिदिन का तो कोई अर्थ होना चाहिए ना, नहीं है अर्थ, यानी कि इस प्रतिदिन शब्द में प्र उपसर्ग नहीं बल्कि प्रति उपसर्ग है। तब प्रति को अलग करने पर दिन का अर्थ समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाला में लास्ट में पढ़ना हटा दीजिए और वाला हटा दीजिए। जब वाला प्रत्यय है तो पढ़ना का तो अर्थ समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ने वाला, यानी कि आप सिर्फ ला प्रत्यय नहीं बोलेंगे। पढ़ने वाला में कहीं आप सोच रहे हो कि लास्ट में ला प्रत्यय हो जाए, नहीं, जब ला हटा देंगे तो पढ़ने वा कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि प्रत्यय को हटाने के बाद बाकी बचे हुए शब्दों का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। पढ़ने वाला में जब वाला को हटा दे रहे हैं ना, तो बाकी जो बचा हुआ शब्द है पढ़ना, इसका अर्थ भी हमें पता चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर शब्द है पढ़ाई, तो बताइए इसमें उपसर्ग क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये जो छोटी वाली बड़ी वाली ई है यही एक उपसर्ग है, सॉरी, इसमें प्रत्यय जो है पढ़ाई में जो प्रत्यय आप सोच रहे हैं कि बड़ी वाली ई है, ये बड़ी वाली ई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ी वाली ई को अलग कर देंगे तो पढ़ा हो जाएगा, तो पढ़ा और ई को आप प्रत्यय मान लिए, तो ई को हटा दीजिए। एक बार फिर से इसे दोबारा आपको बताना पड़ेगा, ध्यान से सुन। पढ़ाई मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने पूछा आपसे कि बताइए इसमें प्रत्यय क्या है, तो आपने बता दिया मैम इसमें बड़ी वाली ई जो है ना ये प्रत्यय है। मैं कहूँ ठीक है, ई को जरा हटाइए। क्या पढ़ा का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं, पढ़ पढ़ होता है, इसमें पढ़ है और आई जो है ना वो प्रत्यय है। जब बड़ी वाली ई को हटा दे रहे हैं तो पढ़ा हो जा रहा है, जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही ई के साथ पढ़ाई, आई जो है ना, आई को जब आप हटा रहे हैं तो पढ़ का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, पढ़। ठीक है, तो पढ़ और लास्ट में आई। पढ़ाई में क्या है प्रत्यय, तो आई प्रत्यय है, याद रखिएगा क्या है, आई। तो इस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग को आपको पहचानना होगा। इसके अलावा भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बस इतना बताना था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो पीछे जुड़े, उपसर्ग जो आगे जुड़े, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग टोटल संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं ना, संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग और हिंदी के टोटल 11 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के 22 और हिंदी के कितने, तो हिंदी के टोटल 11 उपसर्ग होते हैं। 11 उपसर्ग, हिंदी के 11 उपसर्ग होते हैं। कैसे याद रखेंगे? संस्कृत के जो 22 होते हैं वो होता है अति, अधि, अपि, अभी हो गया, उसके बाद से अप हो गया, उप हो गया, ठीक है, अनु हो गया, औ हो गया, वी हो, यहाँ पर औ के बाद उत हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब 22 जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत के 22 हैं। ये तो मैंने कुछ ही लिखा है। 22 के 22 संस्कृत के उपसर्ग को कैसे याद रखेंगे और हिंदी के जो 11 उपसर्ग होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आप सभी के लिए। कैसे याद रखा जाएगा 22 का संस्कृत में 22 उपसर्ग और हिंदी का 11 उपसर्ग, आखिर इसका क्या ट्रिक है? तो चलिए अब मैं आप लोगों को ट्रिक ही बताती हूँ कि उपसर्ग को कैसे याद रखेंगे। ये है संस्कृत के 22 उपसर्ग को याद रखने का ट्रिक। और ट्रिक क्या है? अभी अनु आ दूर परी, यानी कि अनु एक लड़की है जिसको बुलाया जा रहा है, अनु अभी आ, यानी कि अभी अनु आ दूर परी, अति सुनी अधिसम। ये है संस्कृत के 22 उपसर्ग को याद रखने का ट्रिक। सोचिए, ये 2 लाइन को आपको याद रखना है और 22 का 22 उपसर्ग आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसमें उपसर्ग छुपा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर लिखा है अभी, तो अभी ये हो गया पहला उपसर्ग, संस्कृत का पहला हो गया। अनु भी एक उपसर्ग है, जैसे कि अभी उपसर्ग कैसे, अभिव्यक्ति हम लोग लिखते हैं ना, अभिव्यक्ति, तो व्यक्ति के आगे क्या है, अभी जुड़ा है, अभी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, जो व्यक्ति से शब्द के आगे जुड़ा है। अभिव्यक्ति में क्या है, उपसर्ग अभी है, तो इसी को मैं बोल रही थी, अभी हो गया ये पहला उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो है अनु, अनु भी ये हो गया दूसरा उपसर्ग। आ ये तीसरा उपसर्ग, जैसे कि हम लोग आ जन्म बोलते हैं, तो जन्म के आगे क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, आ जन्म, तो आ भी क्या है, उपसर्ग है। यानी कि कहीं पर भी आप कोई भी शब्द देख लीजिए, संस्कृत के ये 22 उपसर्ग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द में ज्यादातर संस्कृत के ये 22 उपसर्ग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी अनु आ ये 3 उपसर्ग हो गया। दूर परी, तो दूर ये चौथा हो गया। ठीक है, दूर जो है ना ये खुद एक उपसर्ग है, और दूर ये जो र है ना इसी में एक डंडा जोड़ दीजिए तो दुस हो जाएगा, ये 5वां उपसर्ग होगा। तो दूर और दुस, ठीक है, दूर हो गया चौथा उपसर्ग, दुस हो गया 5वां उपसर्ग। और परी यहाँ पर है ना, तो याद रखिएगा प वाला उपसर्ग 4 ही ठो है। प कैसे लिखा जाता है, 4 की तरह लिखा जाता है, यानी कि प वाला उपसर्ग कितना है, 4। एक है पहला प्र, छोटका लीजिए, उसके बाद से परा, थोड़ा सा एक लकीर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, इसको ई में बदल लीजिए, परी और प्रति। तो प्र, परा, परी और प्रति, ये प वाला जो उपसर्ग होता है ना वो 4 ही ठो होता है, प्र, परा, परी और प्रति। तो देखिए यहाँ पर प वाला जो है कितना हो गया, परी से याद रखेंगे, प का 4 ठो है, प्र, परा, परी और प्रति, प्र, परा, परी और प्रति। तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और प वाला 4 ठो, तो 5, और इनको इसका टोटल 4 जोड़ लेते हैं तो 9, यहाँ तक 9 हो गया। 5 4 9 उपसर्ग ये पहले लाइन में छुपा है, आपको याद हो गया। अब देखिए अति से कैसे याद रखना है, अति ये 10वां उपसर्ग हो गया। अति क्या है, खुद एक उपसर्ग है। अब इसी त को ऐसे पलट दीजिए ऊपर तो अपी हो जाएगा, ये 11वां उपसर्ग हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अब पी में ये ई की मात्रा हटा दीजिए, जैसे ही ये ई की मात्रा हटा देंगे ना तो ये अप बन जाएगा, तो अप ये 12वां उपसर्ग हो गया। और इसी को ये जो प है ना, ये जैसे ये प है, इसको अब ये वाले को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे, तो व में बदल जाएगा। तो अप के बाद औ, ये हो गया 13वां उपसर्ग। और फिर ये जो अ और व है ना, अब अ का ये डंडा हटाकर उ बना दीजिए और त को और नीचे पलट दीजिए तो उत हो जाएगा, ये हो गया चौथा उपसर्ग। और फिर इसी त को ऊपर पलट दीजिए तो उप हो जाएगा, ये हो गया 15वां उपसर्ग। तो अति में कितना उपसर्ग छुपा है, एक तो अति खुद है, अति, अपि, अप, औ, उत और उप। अति को पलटेंगे तो अपी हो जाएगा, ई की मात्रा हटाएंगे तो अप हो जाएगा, फिर इसको घुमा देंगे तो औ हो जाएगा, फिर उ, इसी को डंडा हटा देंगे तो वो उ बन जाएगा, उत और उप। तो यहाँ पर 15 उपसर्ग हो गया, 15 तक खत्म। अब सुनी में सु क्या है, खुद एक उपसर्ग है, यानी कि सु क्या हो गया, ये 16वां उपसर्ग हो गया सु। और नी खुद एक उपसर्ग है, तो नी हो गया 17वां उपसर्ग। और नी में एक र जोड़ दीजिए सिर्फ, तो वो हो जाएगा निर, ये हो गया 18वां उपसर्ग। उसी तरीके से ये जो र है ना, र, उसी में एक और डंडा जोड़ दीजिएगा तो निस हो जाएगा। तो नी निर निस, नी निर निस, नी हो गया 17वां उपसर्ग, निर हो गया 18वां उपसर्ग, और निस हो गया 19वां उपसर्ग। और वी, इसी 9 को व में बदल देना है, वी हो जाएगा, नी को क्या बना देना है, वी बना देना है, ऐसे कर देना है, तो वो हो जाएगा 20वां उपसर्ग, ये हो गया 20 तक खत्म। अब अधिसम, तो अधिसम में ये जो अधि है ना, ये अधि खुद एक उपसर्ग है, यानी कि ये 21वां उपसर्ग, और सम हो गया, ये हो गया 22वां उपसर्ग। तो टोटल यहाँ पर 22 उपसर्ग खत्म नहीं हो गया। 2 लाइन याद रखना है, अभी अनु आ, दूर परी, दूर पड़ रहा है इसी वजह से अनु को अभी बुलाया जा रहा है, अभी अनु आ, दूर परी, अति सुनी अधिसम, अभी अनु आ, दूर परी, अति सुनी अधिसम। याद रखिएगा, जेन्युइनली मैं बता रही हूं कि ये जो 22
उपसर्ग है ना, इसको याद रखने का ऐसा आसान ट्रिक आप लोगों को अब कहीं नहीं मिलेगा। जितना आसान हो सकता था मैंने उतना आसान बना करके आपको 22 के 22 उपसर्ग याद रखने का ट्रिक मैंने बता दिया। अब इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। कहीं पर भी आप यूट्यूब पर पूरा खंगाल डालिए, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे आप 22 के 22 उपसर्ग याद रख सकते हैं। कैसा लगा ये ट्रिक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये पूरे ट्रिक को भी लिखना है। अभी अनु आ दूर परी अति सुनी अधिसम बार बार लिखिए कमेंट बॉक्स में। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के जो 11 उपसर्ग है, 11 उपसर्ग को देखिए कैसे याद रखना है। इसका ट्रिक है उन बिन दूनी भर, बिन दूनी भर, यानी कि लिखा है उन बिन दूनी भर ककु ससु अध, उन बिन दूनी भर ककु ससु अध। उन बिन यानी कि उनके बिना, दूनी भर यानी कि दुनिया भर, सुना है ककु ससु अध, ठीक है। तो उन बिन दूनी भर ककु ससु अध। सोचिए ये ट्रिक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बना करके बता रही हूँ। उपसर्ग को याद रखने का ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। उन बिन दूनी भर ककु ससु अध। उन ये पहला उपसर्ग हो गया हिंदी का, बिन ये दूसरा उपसर्ग हो गया, दू ये तीसरा उपसर्ग, नी चौथा उपसर्ग, भर पांचवा, ककु ससु ये छठा, ककु हो गया छठा, ससु हो गया सातवां, अध हो गया आठवां, अ हो गया नौवां और अ हो गया 10वां और अन हो गया 11वां। तो उन बिन दूनी भर ककु ससु अध। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा 3 ठो को याद कर लेना है, अ औ अन, अ औ अन, अ औ अन। तो ये हो गया हिंदी के टोटल 11, हिंदी के टोटल 11 उपसर्ग, 11 उपसर्ग हो गए हिंदी के। इसको याद कर लेना है। आई होप आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक, दोनों का ट्रिक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। संस्कृत के 22 उपसर्ग का ट्रिक क्या है? अभी अनु आ दूर परी अति सुनी अधिसम। और 11 उपसर्ग को याद रखने का ट्रिक हिंदी का उन बिन दुनी भर ककु ससु अध अ औ अन हो गया। अब उपसर्ग से क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रत्यय को भी बता दिया जाए। प्रत्यय, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़े, जैसे कि बतंगड़ यहाँ पर लिखा भी है, बतंगड़, बतंगड़। आप बताइए बतंगड़ में उपसर्ग क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो बतंगड़ में उपसर्ग मैं बोल दी मिस्टेक से, अगर मैं प्रत्यय की जगह उपसर्ग बोल दे रही हूँ तो समझना है कि मैं प्रत्यय ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो बतंगड़ में क्या प्रत्यय है जरा बताइए। अगर आप सोच रहे होंगे बतंगड़ में गढ़ प्रत्यय है, तो गढ़ को जरा अलग कीजिए। तो बतन का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं अर्थ समझ में आ रहा है, यानी कि गढ़ प्रत्यय नहीं है, याद रखिएगा गढ़ प्रत्यय नहीं है। तो क्या अड़ा ये प्रत्यय है? तो अड़ा को अलग कीजिए। तो बतंग का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं है, यानी कि ना तो अड़ा प्रत्यय है ना ही गढ़ प्रत्यय है, तो आखिर है क्या? मैं आपको बताती हूँ, अंगड़ प्रत्यय है। बात, ठीक है, बात और प्लस में अंगड़ मिल करके बना है बतंगड़। संधि करेंगे, जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही बतंगड़ बनता है। तो बतंगड़, बतंगड़ में प्रत्यय क्या है? अंगड़। जब अंगड़ को आप अलग करेंगे ना, तो बात का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, यानी कि अंगड़ क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। तो ये है, देख लीजिए सारा का सारा प्रत्यय को। हालांकि प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, इसको आप याद नहीं रख सकते हैं, आप अपना कॉमन सेंस लगा करके प्रत्यय बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा बोली, तो आप बताइए इसमें क्या प्रत्यय है? आप कहेंगे बोली, बोली में क्या प्रत्यय हो सकता है? बोली में प्रत्यय ली हो सकता है, तो ली को जरा अलग कीजिए। वो का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि बोली में सिर्फ ई, बड़ी वाली ई जो है ना, वो प्रत्यय है। जब बड़ी वाली ई को सिर्फ अलग कर देंगे ना, तो बोल, बोल का हमें अर्थ समझ में आ रहा है। और यही बोल में बड़ी वाली ई जुड़ गया है, जिससे बोली हो गया, यानी कि ई क्या है? प्रत्यय है। तो इस तरीके से आप प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? आप शब्द के लास्ट में चले जाइए, जो प्रत्यय आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रत्यय है, उसको अलग कीजिए।
अलग करने के बाद बचे हुए शब्दों को देखिए क्या उसका अर्थ समझ में आ रहा है। अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो जो आप प्रत्यय अलग किए हैं वो सच में प्रत्यय है। अगर बचे हुए शब्दों का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है यानी कि जो आप प्रत्यय अलग किए हैं वो प्रत्यय नहीं है, आपको और फिर से प्रयास करना हो। दूसरा देखिए, दूसरा प्रत्यय होगा। ठीक, तो अब आई होप आप लोग, मुझे तो लगता है क्वेश्चन करने के बिल्कुल तैयार हैं। देखिए सुनार है, आर, सुनार में आर प्रत्यय है, मुखिया में ईया प्रत्यय है। ठीक है, और तेली, भेली, जेली, भेदी, इस सब में क्या है, बड़ी ई प्रत्यय है। मछुआ, गेरुआ, ठीक है, इन सब में उआ प्रत्यय है। और टोपी वाला, वाला तो आप लोग जानते ही हैं। लकड़हारा, हारा प्रत्यय है। और उसी तरीके से मशालची, खजांची, तो यहाँ पर क्या है, ची, ची प्रत्यय। गर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, इसमें क्या है, गर प्रत्यय है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एरा प्रत्यय, सपेरा। अच्छाई, अच्छाई में देखिए ई, बड़ी वाली ई प्रत्यय है। नैतिक में क प्रत्यय है। नैतिक में जो है ना वो यहाँ पर क प्रत्यय है। मझला में ला प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद से उड़ान में आन प्रत्यय है। उड़ और प्लस में आन, उड़ान बना है। फिर यहाँ पर जड़िया, जड़िया में ईया प्रत्यय है। अनि भी प्रत्यय होता है जैसे कि कतरनी। वान भी प्रत्यय होता है जैसे गुणवान। तो ये सब प्रत्यय हैं, ढेर सारे प्रत्यय। प्रत्यय का तो कोई काउंट ही नहीं किया गया है, प्रत्यय कितने हैं, ढेर सारे, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए, और साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी ये पूछा हुआ सवाल है। देखिए पूछ रहा है कि पराजय में उपसर्ग बताइए, बताइए क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सिर्फ प उपसर्ग है तो राजय का तो कोई अर्थ समझ में आना चाहिए ना, बचा हुआ शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि पराजय में खुद परा जो है ना वो उपसर्ग है। मैंने बोली, मैं आपको अभी ट्रिक में बताई थी ना, अभी, अनु, आ, दूर, परी। परी में प का जो है ना वो 4 ठो, प वाला उपसर्ग 4 ठो ही होता है, प्र, परा, परी या फिर प्रति। तो प्र तो है नहीं, परा है, तो हाँ परा ही हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप देखिए जरा। अपहरण, अति सुनी अधिसम, अति, अति था ना, अति सुनी अधिसम, अति से एक अति उपसर्ग हो गया। उसके बाद से त को पलट दीजिए, अपि उपसर्ग होता है। और इसी अपी का ई हटा दीजिए, अप उपसर्ग होता है। तो अप, देखिए अप उपसर्ग यहाँ पर देखने को मिल गया ना, अप। यानी कि आप जो मैंने अभी ट्रिक बताया संस्कृत के 22 उपसर्ग का, उसी में से कोई ना कोई आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी शब्द उठा लीजिए। ठीक है, तो जो उपसर्ग रहेगा उन्हीं 22 उपसर्ग में से देखने को मिलेगा। अपहरण में देखिए अप क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उसी तरीके से अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अंतर और अनुत्तर। आप इस सवाल का जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। उन्मेष किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये सवाल भी आप लोगों के लिए है। ये और ये दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, ये तो आप लोग कहेंगे मैम ये तो आसानी है, ये भी तो हम बता सकते हैं, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। वैसे प्रति हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग बताइए, तो अ तो होगा नहीं, अ तो उपसर्ग होता ही नहीं है, अप हो जाएगा। अपमान के आगे क्या जुड़ा है, अप जुड़ा है, तो आप कहेंगे अपमान क्या है, अपमान में अप उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का भी सवाल है। ठीक है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, सम प्लस योग, कर्म, संभाव, स्वयं, सम प्लस योग मिलकर संयोग बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए, संयोग में क्या है, सम उपसर्ग है। उसी तरीके से निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, नी उपसर्ग होता है और निर होता है, निस होता है, तो नी, निर, निस इन्हीं तीनों में से होगा। और निगुण है तो इसमें नहीं होगा, निर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखिए, ये तो खैर मैं आप लोगों को बता ही दी, ये प्रत्यय से सवाल है। लिखावट में प्रत्यय क्या हो सकता है, तो लिखावट, आप लोग खुद देखिए, लिखावट, लिखावट है ना, लिखावट। आप सिर्फ वट लगा रहे हैं कि वट क्या है, प्रत्यय है, तो वट कैसे प्रत्यय हो जाएगा, लिखा का अर्थ लिखावट। यहाँ पर लिख और प्लस में आवट मिल करके बना है लिखावट।
लिख और प्लस में आवट मिल करके क्या बना है, लिखावट। आवट को जब हटाएंगे तो लिख का हमें अर्थ समझ में आ रहा है, तो आवट ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खिलौना में मूल शब्द पूछ रहा है जिसमें प्रत्यय जुड़ा है, वो मूल शब्द क्या है, तो वो है खेल। खेल में ही तो जुड़ा है प्रत्यय, तो खिलौना बना है। अति आतिथ्य में प्रत्यय बताइए, तो एया हो जाएगा, लास्ट में क्या है, एया। फिर है घबराहट, लास्ट में आप खुद पढ़कर देखिए, घबराहट, घबराहट, यानी कि लास्ट में आहट क्या है, प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इस सवाल का जवाब जरा आप लोग बताइए। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो देवर में आनी जोड़ दीजिए, तो देवरानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, क्या प्रत्यय लगा है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया है, तो आप हर एक सवालों का जवाब जो मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारे द्वारा आपको अगर सही जवाब रहेगा तो हार्ट भी मिलेगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड फाइनली आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ये छोटा सा क्लास था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उपसर्ग का ट्रिक वो मैंने आपको बता दिया। उपसर्ग और प्रत्यय ये टॉपिक खत्म हो गया। ट्रिक याद रखिएगा, उसी से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। ठीक, तो आज के इस क्लास को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आज का ये क्लास कैसा रहा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस बार एक बिहार पुलिस टेबल का ये एग्जाम क्रैक करके रहना है और अपने शरीर पर वर्दी चढ़ानी है, अपने आप में प्रण कर लीजिए। बहुत ही कम समय बचा है, पूरा जी जान लगा दीजिए और इस एग्जाम को फोड़ करके रहना है, यानी कि क्रैक करके रहना है। चलिए एंड करते हैं इसी के साथ। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जबरदस्त बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही नए ट्रिक और लॉजिक वाले वीडियो के साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज। हेलो।